नमस्कार दोस्तों। केपी एस्ट्रोलॉजी सीरीज में मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने इसके प्रीवियस सभी वीडियोस देख लिए होंगे। आज हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जहां पर मैं आपको दशाओं को किस तरीके से यूज करते हैं और टाइमिंग ऑफ इवेंट किस तरीके से करते हैं वो समझाऊंगा। टाइमिंग ऑफ इवेंट आपको मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर केस लेकर चलूंगा, टाइमिंग ऑफ मैरिज का। टाइमिंग ऑफ मैरिज को आप समझेंगे, इसी तरीके से हम सभी इवेंट्स को टाइम कर पाएंगे। कमिंग वीडियोस में मैं और सभी इवेंट को टाइम करके आपको दिखाऊंगा, मगर आज हम टाइमिंग ऑफ मैरिज लेकर चलेंगे। तो बिगिनिंग में मैं आपको बता देता हूं, यदि माफ कीजिएगा, आप में से जिसको भी दशाओं से रिलेटेड ज्ञान नहीं है वो मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज देख लें पूरी। वहां पर दशाओं से रिलेटेड सभी कुछ डिटेल में बताया हुआ है। आज का वीडियो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको दशाओं के बारे में जानकारी है। यहाँ पर जो हम दशाएं लेंगे वो विंशोत्तरी दशाएं लेंगे। तो विंशोत्तरी दशा 120 ईयर की होती है, और वो कितनी किस प्लेनेट की दशा होती है वो मैं अभी आज डिस्कस नहीं करूंगा। उसके लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखें सीरीज में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर अराउंड 100 वीडियोज हैं, आप पूरा सब कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला होता है डीबीए, एक वर्ड लिखा हुआ है जो बार बार मैं यूज करूंगा। डीबीए का मतलब होता है, डी मीन्स महादशा, बी मीन्स भुक्ति जिसे हम अंतरदशा बोलते हैं, और ए का मतलब अंतर है जिसे हम प्रत्यंतर दशा बोलते हैं। तो डी का मतलब महादशा होगा, बी का मतलब अंतरदशा होगा, ए का मतलब प्रत्यंतर दशा होगा। डीबीए में महादशा का स्वामी सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो होगी, जिसकी महादशा होगी, उसके लॉर्ड को मानेंगे। दूसरे नंबर पर अंतरदशा लॉर्ड होगा और तीसरे नंबर पर प्रत्यांतर दशा लॉर्ड होगा। तो कोई भी इवेंट कराने में जो सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेनेट है वो आपका महादशा लॉर्ड है। दूसरे नंबर पर अंतरदशा और तीसरे नंबर पर प्रत्यांतर दशा लॉर्ड होता है। यदि महादशा का स्वामी किसी घटना के घटित होने को स्वीकार करता है तो वह घटना उसी दशा में अवश्य घटित होगी। तो यदि हम देखेंगे किस तरीके से वो बताएगा कि घटना घटित हो रही है नहीं घटित हो रही है, या महादशा का स्वामी किसी भाव से रिलेटेड रिजल्ट को देना चाहता है तो वो जरूर रिजल्ट आपको मिलेंगे। जैसे आपको किसी भी प्लेनेट की महादशा चल रही है और वो प्लेनेट आपको सपोज सातवें भाव को इंडिकेट करता है, सिग्निफाई कर रहा है, तो सातवें भाव के रिजल्ट उस पर्टिकुलर दशा के अंदर आपको मिलने ही मिलने हैं। दूसरी बात, ये घटना उस अंतर दशा स्वामी की दशा में घटित होगी जो उस घटना के घटित होने के लिए सबसे अधिक बलवान है। अब क्या होता है, एक महादशा में, एक ग्रह की महादशा के अंदर सभी 9 ग्रहों की महादशाएं होती हैं, अंतरदशाएं होती हैं। अब पूरी महादशा का पीरियड तो 20 साल का होता है, किसी का 16 साल का होता है, किसी का 19 साल का होता है। तो वो घटना कब घटित होगी, सपोज शुक्र की महादशा चल रही है और वो 20 साल की है, किसी नेटिव की लाइफ में वो 20 साल की उम्र में शुरू हुई, और शुक्र सपोज मैरिज करवाता है, तो 20 से लेकर 40 साल तक शुक्र की महादशा रहेगी। तो हम नेटिव को कैसे बताएंगे भाई उसकी मैरिज कब होगी? तब हमें अंतरदशाओं को देखना है, और अंतरदशाओं में जो सबसे अधिक बलवान होगा उसकी अंतरदशा के अंदर मैरिज होगी। तीसरे नंबर पर यदि महादशा स्वामी बहुत अधिक शक्तिशाली है तो घटना उसकी ही अंतरदशा में घटित हो जाएगी। तो महादशा स्वामी यदि बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया, स्ट्रेंथ होगी, बली हो गया, तो आपको पता है हर एक महादशा के अंदर पहली अंतरदशा उसकी खुद की होती है। जैसे शुक्र की महादशा 20 साल की है तो उसमें शुक्र की महादशा के अंदर सबसे पहले शुक्र की ही अंतरदशा आएगी। तो उसी अंतरदशा के अंदर यदि वो बहुत बली है तो वो काम हो जाएगा। तो यदि कोई बहुत बली प्लेनेट की महादशा शुरू हो गई तो उसका जो इवेंट है वो शुरू शुरू में ही हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले उसी की अंतरदशा आती है। यदि अंतरदशा स्वामी इस घटना को नकारता है, यदि आपने एक महादशा के अंदर एक अंतरदशा चेक की और अंतरदशा स्वामी उस घटना को घटित होने को स्वीकार नहीं करता, नकार देता है, तो उस अंतरदशा में वो इवेंट नहीं होगा। उससे अगली वाली अंतरदशा हमें चेक करनी पड़ेगी। अगली वाली भी यदि वो नकार देता है तो उससे अगली वाली अंतरदशा चेक करनी पड़ेगी। जो भी अंतरदशा स्वामी उसको स्वीकार करेगा या पॉजिटिव रिजल्ट देने के लिए तैयार होगा, उसी अंतरदशा के अंदर मैरिज होगी। मैरिज या जो भी इवेंट है वो होगा।
यदि महादशा स्वामी किसी घटना को नकार दे तो घटना उसकी महादशा में घटित हो ही नहीं सकती। अंतरदशा का उसमें कोई भी रोल नहीं है। यदि अंतरदशा स्वामी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये घटना होनी चाहिए मगर महादशा स्वामी उसको नकार रहा है तो वो घटना घटित नहीं हो सकती। तो ब्रीफ में मैं रिपीट करता हूं, जैसे फिर से रिपीट कर देता हूं। आपको ये देखना है, सबसे बली महादशा स्वामी होता है, वो यदि स्वीकार कर रहा है, एडमिट कर रहा है कि ये घटना होनी चाहिए तो उसकी दशा में होगी ही होगी। अब महादशा तो लंबी होती है, कब होगी? अब आपको देखना है अंतरदशा। यदि महादशा स्वामी खुद ही बली है तो उस पहली उसी की अंतरदशा में, क्योंकि सबसे पहले अंतरदशा उसी की आएगी, उसमें ही वो इवेंट हो जाएगा। मगर वो बहुत ज्यादा बली नहीं है तो उस अंतरदशा में होगा जो बली प्लेनेट की अंतरदशा है। स्ट्रॉन्ग जो भी ग्रह है उसकी अंतरदशा के अंदर हो जाएगा इवेंट। आप कोई एक अंतरदशा चेक कर रहे हो, उसका स्वामी उसको स्वीकार नहीं कर रहा या वो नहीं बता रहा है उस घटना को घटित होने के लिए, तो आप अगली अंतरदशा देखिए। मगर यदि महादशा स्वामी घटना को स्वीकार नहीं कर रहा है, एडमिट नहीं कर रहा है, घटना को घटित होने के लिए वो पॉजिटिव नहीं है, तो वो घटना उस महादशा के अंदर घटित हो ही नहीं सकती। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें एग्जाम्पल लेके चलेंगे। विवाह का विश्लेषण, जैसे मैंने बताया है टाइमिंग ऑफ इवेंट, तो उसमें सबसे पहले आप जो भी इवेंट टाइम करना चाहते हो उससे रिलेटेड मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो मैंने पहले बताया है किस इवेंट से रिलेटेड कौन कौन से भाव होते हैं। नौकरी से रिलेटेड आपका पहला भाव हो गया, छठा भाव हो गया, 10वां भाव हो गया, 11वां भाव हो गया, शादी से रिलेटेड सेकंड भाव हो गया, 7वां भाव हो गया, 11वां भाव हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। तो विवाह का विश्लेषण मैं करूंगा, यहाँ पे टाइमिंग ऑफ मैरिज करने वाला हूँ आपके सामने एक नेटिव की। तो विवाह के लिए दूसरा, 7वां और 11वां भाव देखते हैं। इसमें 7वां भाव मुख्य या प्रमुख होता है, मेन हाउस 7th है। तलाक या विवाह ना होने के कॉम्बिनेशन, तो केपी एस्ट्रोलॉजी में जो भाव जैसे रिजल्ट देता है उससे 12वां भाव उन रिजल्ट को नहीं देता है या मना कर देता है, डिनाई करता है। तो दूसरे भाव से 12वां भाव पहला हुआ, 7वें से 12वां भाव छठा हुआ और 11वें से 12वां भाव 10वां हुआ। तो तलाक मतलब विवाह का कैंसिलेशन या विवाह नहीं होने के कॉम्बिनेशन पहला, छठा और 10वां भाव बनता है। शुक्र एक्चुअली नेचुरल सिग्निफिकेटर है या विवाह का मुख्य कारक होता है, तो वो भी अपनी दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में मैरिज करवा सकता है, चाहे उसका दूसरे, 7वें और 11वें भाव से कोई मतलब है या नहीं है, तो कारक भी काम कर सकता है। तो शुक्र विवाह का मुख्य कारक है, इसलिए कभी कभी डीवीए में शुक्र होने पर भी विवाह हो जाता है, भले ही 2 7 11 का कॉम्बिनेशन ना बन रहा हो, तो इसे भी ध्यान आप रखेंगे। 5वां भाव अफेक्शन का होता है, रोमांस का होता है, प्रेम का होता है, लव का होता है। तो यदि 5वां भाव भी आ जाता है तो उसमें लव का एंगल भी इंक्लूड हो जाता है, इसलिए दूसरा, 7वां, 11वें के साथ यदि 5वां जुड़ जाए तो लव मैरिज की पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो जाती है। तो लव मैरिज कॉम्बिनेशन देखना है तो आप 5वां भाव भी देखते रहें। तीसरा भाव हमारे रिश्तेदारों तथा पड़ोसियों का होता है, इसलिए 2 7 11 के साथ यदि तीसरा भाव भी जुड़ जाए तो मैरिज जो जान पहचान वाले लोगों में, पड़ोसियों के आसपास होगी। तीसरा भाव और 5वां भी जुड़ जाए तो ऐसे नेटिव की मैरिज अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ लव मैरिज होगी, मतलब वो किसी रिश्तेदारी के किसी पर्सन से लव करता होगा या किसी नेबर में किसी से भी लव करता होगा। तो 2 7 11 3 और 5 का कॉम्बिनेशन हो जाए तो वो लव मैरिज का भी कॉम्बिनेशन हो जाता है। यदि छठा और 12वें भाव का संबंध बनने पर जातक वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहता, छठा और 12वां भाव आ जाए तो उसमें प्रॉब्लम आएंगी। 12th हाउस और 8वां हाउस आपको पता है हर तरीके के डिस्प्यूट का हाउस होता है, और छठा भाव एक्चुअली 7वें भाव से 12वां भाव है तो मैरिज से रिलेटेड डिस्प्यूट को क्रिएट करता है। तो इन भावों के साथ साथ दूसरा, 7वां, 11वां, तीसरा, 5वां और छठा और 12वां आ जाए तो वहां पर मैरिड लाइफ के अंदर डिस्प्यूट होंगे, वैवाहिक जीवन सुखी नहीं रहेगा। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कुंडली ले रहे हैं। ये नेटिव का बर्थ डेट है 19 मार्च 1984, टाइम है 12:15 PM, आफ्टरनून का है, वैकम केरला का बर्थ है, और इस नेटिव के जन्म के समय की महादशा, जिसे हम बैलेंस दशा बोलते हैं, वो मंगल की है। यहाँ पर ये कुंडलियां बनाई हुई है, ये आपकी राशि कुंडली है, ये भावचलित कुंडली है, केपी भावचलित कुंडली है।
यहाँ पर हमने क्या किया है, कस्पल पोजीशंस ले लिए हैं। ये आपको सब कंप्यूटर या जो मोबाइल ऐप में देखोगे वो सब कस्पल के सिग्निफिकेशंस आपको मिल जाएंगे। राशि, ये आपका प्लेनेटरी पोजीशन से दूसरी टेबल ले ली है, और ये सभी ग्रहों के सिग्निफिकेशन है। ये 3 टेबलों की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको पूरा प्रेडिक्शन करना सिखा रहा हूँ। आज की क्लास में आप प्रेडिक्ट करना सीख जाएंगे। आज के बाद कल से आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे बड़े आसानी से। ध्यान से समझ लें, आपको क्या करना है, जो मोबाइल ऐप यूज करना होता है, ये सारे सिग्निफिकेशंस मैंने निकालना प्रीवियस क्लासेस में बताए हैं। ये वाले प्लेनेटरी पोजीशंस, ये जो प्लेनेट सिग्निफिकेशंस, ये टेबल निकालना मैंने बताया है। आपको निकालना आती है, बहुत अच्छा है। जो मैंने ग्रह कारकत्व, भाव कारकत्व दोनों सिखाए हैं मैंने आपको। तो ग्रह कारकत्व और भाव कारकत्व दोनों आपको पता होने चाहिए, वो मैं सिखा चुका हूं। तो यहाँ पे एक ग्रह कारकत्व की टेबल ली हुई है। ये आप कोई भी मोबाइल ऐप जहां से कुंडलियां लोगे या कंप्यूटर ऐप से ले लेंगे, यहाँ से प्लेनेटरी पोजीशंस लोगे और आप कस्पल पोजीशंस लोगे। 3 कुंडलियों की जरूरत होगी, जिसके बेसिस पर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाएंगे और आप प्रेडिक्ट करेंगे बहुत आसानी से। ये तीनों आपको किसी भी मोबाइल ऐप में मिल जाएंगी। अब मैं क्या करता हूं, देखिए नेक्स्ट पेज पर चला जाता हूं। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे नोट कर ली है। तो मैं बर्थ डिटेल और इन दोनों कुंडलियों को हटा दूंगा क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है। अब मैंने एक सबसे पहले कस्पल पोजीशन की पूरा चार्ट लिया, टेबल ली, प्लेनेटरी पोजीशंस की टेबल ली, और तीसरी मैंने प्लेनेट सिग्निफिकेशंस की टेबल ली। अब मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से इस पर्टिकुलर पर्सन की मैरिज को टाइम करना है। 7वें भाव जो मुख्य भाव है मैरिज का, उसे पकड़ लें। उसके कस्पल सब लॉर्ड को ले लीजिए मंगल। ध्यान से समझें, आपको 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड लेना है। वो यहां पे आपको साफ नजर आ रहा है, मंगल। अब आपको क्या करना है, मंगल का जो ये प्लेनेटरी पोजीशन की टेबल में स्टार लॉर्ड, जिसे नक्षत्र लॉर्ड बोलते हैं, और उप नक्षत्र लॉर्ड ले लेना है। तो 3 प्लेनेट आपके काम के हो गए। 7th हाउस का कस्पल सब लॉर्ड मंगल, उस कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड और उप नक्षत्र लॉर्ड, 3 प्लेनेट आपके काम के हो गए। आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि 3 प्लेनेट काम के हैं मैरिज से रिलेटेड। अब आपको प्लेनेट सिग्निफिकेशंस वाली इसमें जाना है टेबल के अंदर। ये प्लेनेट सिग्निफिकेशन आप खुद भी निकाल सकते हो कुंडली को देखकर, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। आप पलट के वो वीडियोस देख लें, आप सीख जाएंगे। नहीं तो मोबाइल ऐप में सब अवेलेबल होता है। अब आपको क्या करना है, जो 3 प्लेनेट कौन कौन सा है, मंगल, गुरु और राहु। तो मंगल, गुरु और राहु के जिन जिन भावों के वो सिग्निफिकेटर हैं वो नोट कर लें। मंगल देखिए यहाँ पे मैंने मार्क किया है, 5वें, 6ठे, 7वें, 10वें और 11वें भाव का सिग्निफिकेटर है। फिर आपका आया गुरु, वो 5वें, 7वें, 9वें और 10वें भाव का सिग्निफिकेटर है। फिर राहु दूसरे, तीसरे, चौथे और 12वें भाव का सिग्निफिकेटर है। इन्हें हम नोट कर लेंगे। तो देखिए मैंने नेक्स्ट पेज पे क्या किया है, क्योंकि हम जातक के विवाह पर विचार करना है, इसलिए सबसे पहले विवाह के मुख्य भाव अर्थात 7वें भाव के कस्पल सब लॉर्ड को देखेंगे। कस्पल पोजीशन में देखने से ज्ञात होगा कि 7वें भाव का कस्पल सब लॉर्ड मंगल है। अब मंगल प्लेनेटरी पोजीशंस क्या देखनी है, जो मैंने अभी सिखाया था आपको। प्लेनेटरी पोजीशंस की जो टेबल है, इसमें हम क्या देखते हैं कि मंगल का स्टार लॉर्ड गुरु और सब लॉर्ड राहु है। अब इनके द्वारा निर्देशित भाव मैं लिख रहा हूं। देखिए, तो 3 प्लेनेट हो गए, मंगल, गुरु और राहु। तो मंगल के सिग्निफिकेट जो भाव है वो लिखे मैंने 5, 6, 7, 10, 11। फिर गुरु के लिखे यहाँ पे 5, 7, 9, 10, 12। फिर राहु के लिखे मैंने यहाँ पर, तो राहु के आए 2, 3, 4, 12। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 5, 7, 11 को ग्रीन लिखा हुआ है और 6 और 10 को रेड लिखा हुआ है। यहाँ पर 5, 7 को ग्रीन है और 10 को रेड लिखा हुआ है। 2 ग्रीन है और बाकी रेड कोई नहीं है। तो यहाँ पे ग्रीन वो हाउसेज हैं जो मैरिज को सिग्निफाई करते हैं, पॉजिटिव हाउसेज हैं, और रेड जो ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, नेगेटिव या नकारात्मक हाउसेज हैं। दोनों को मार्क कर लिया। बाकी हाउसेज ना पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब हम इनका ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ओवरऑल तो ओवरऑल देखते हो तो देखिए, दूसरा भाव, 5वां भाव, 7वां भाव, 11वां भाव, सारे भाव यहां पर आ रहे हैं। तो क्योंकि दूसरा, 7वां और 11वां मैरिज का है, तो ये तीनों भाव आ रहे हैं, इसलिए इस नेटिव की मैरिज होगी। साथ में 5वां भाव भी आ गया, इसका मतलब लव मैरिज होने के, प्रेम विवाह होने के पूरे चांसेस हैं। तो क्या लिखा है, देखिए, विवाह का पूर्ण कॉम्बिनेशन 2, 7, 11 बन रहा है तथा 5वां भी उपस्थित है, इसलिए प्रेम विवाह की संभावना प्रबल है।
मगर यहाँ पे आप देखेंगे 6 और 10 भी इन्वॉल्व हैं। तो 6 और 10 से रिलेटेड दिक्कतें भी आएंगी, मगर वो विवाह के बाद की दिक्कतें हैं। अभी हम केवल टाइमिंग ऑफ मैरिज कर रहे हैं, उसके जो डिस्प्यूट आएंगे उसके बारे में आज की क्लास में हम बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि मैरिज होगी तभी तो डिस्प्यूट आएंगे। तो अभी हम टाइम कर रहे हैं, इवेंट कैसे टाइम करते हैं, तो मैरिज कब होगी इसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, यह भी स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे 6 और 10 भी उपस्थित है, मगर यहाँ पे देखिए पूरा कॉम्बिनेशन नहीं है। 1 6 10 होता है डिस्प्यूट का, तो एक भाव नहीं है, तो पूरा कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इसलिए अभी नकारात्मक भाव पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं है, इसलिए इनकी मैरिज हो जाएगी। यदि 1 6 10 तीनों बन रहे होते तो मैरिज में भी डिफिकल्टी होती। फर्दर जो सब लॉर्ड जो होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। तो सब लॉर्ड का किसी भी तरीके का नेगेटिव से लिंक है नहीं। सब लॉर्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है इन तीनों में। नेगेटिव जो भाव है वो आपके स्टार लॉर्ड में है या आपका कस्पल सब लॉर्ड में है। तो जो आपका प्लेनेटरी सब लॉर्ड है उसके अंदर नेगेटिव भाव से पूरी तरह से मुक्त है, इसलिए इस नेटिव की मैरिज होनी ही होनी है। अब आप देख लीजिए, हमने पता चल गया, इसको बोलते हैं प्रॉमिस। आपने प्रॉमिस देखा कि भाई प्रॉमिस इसके अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपका 5वां 7वां दूसरा और 11वां भाव इन्वॉल्व हो रहे हैं, और जो नेगेटिव है उसमें पहला भाव इन्वॉल्व नहीं है, और नेगेटिव वाइब से सब लॉर्ड पर इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए मैरिज हो गई। ये प्रॉमिस हो गया, जिसे हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भाव से देखते हैं। अब हम देखेंगे कब शादी होगी, अब विवाह कब होगा इस पर विचार करते हैं। यह निर्धारण महादशा से होगा। आसानी से सीखिए, देखिए बहुत ही सटीक तरीका है ये प्रेडिक्ट करने का। इस नेटिव का बर्थ 1984 का था, जैसे मैंने बताया था देखिए, और शुरू में इसकी जो महादशा थी मंगल की थी, वो 2 साल के लिए थी, 1986 तक। तो आपका क्या है, अब विवाह कब होगा इस बारे में विचार करते हैं। निर्धारण महादशा से होगा। पहली महादशा मंगल की है जो 1986 में समाप्त हो जाएगी। उस वक्त जातक मात्र 2 वर्ष का था, इसलिए उस विवाह के लिए इस पर विचार करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 2 साल के बच्चे की शादी नहीं हो सकती। अब दूसरी महादशा मंगल के बाद आपको मालूम है राहु की शुरू होगी, जो 18 ईयर की है। तो वो 1986 से 18 ईयर का मतलब 2004 तक चलेगी। 2004 तक चलेगी तो बीवी इस नेटिव की उम्र 20 वर्ष की होगी। तो 20 साल भी भारतीय कानून के हिसाब से मैरिज की उम्र नहीं है, तो हम इस पर भी विचार नहीं करेंगे। यह आयु भी विवाह की नहीं है, इसलिए राहु पर भी विचार करना व्यर्थ है। इसके बाद आपकी गुरु की महादशा शुरू होगी 2004 में, और गुरु की महादशा 16 साल की होगी, तो 2020 तक चलेगी। तब 2020 तक चलेगी, तो यहाँ पे 20 साल का 2004 में नेटिव हो गया था, 2020 में वो 36 ईयर का हो जाएगा, क्योंकि उसका बर्थ 1984 का है, 1984 का है, तो 36 वर्ष तक ये होगी। अब गुरु की महादशा यहाँ तक होगी, तो हम सबसे पहले देखेंगे यदि इस पर्टिकुलर महादशा में मैरिज हो सकती है या नहीं हो सकती है। सबसे पहले ये देखेंगे कि 2004 से लेकर 2020 के बीच में मैरिज भी हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो हमने कौन सी महादशा पकड़ी, जो उसकी मैरिजेबल एज में चल रही थी, उस महादशा को हमने सेलेक्ट किया। इससे पुरानी हमने मंगल की महादशा छोड़ दी, राहु की छोड़ दी, क्योंकि ये उसकी उम्र नहीं हुई थी शादी की। अब मैरिजेबल एज या शादी की उम्र में जो महादशा है गुरु की है। अब गुरु की महादशा को किस तरीके से देखना है जरा ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही आसान और सटीक टेक्निक है। अब हम गुरु विवाह कराएगा ये देखना चाहते हैं। तो गुरु पकड़ लीजिए प्लेनेटरी पोजीशंस में, ये गुरु रहा। तो गुरु का आपने फिर से गुरु लेना है, उसका स्टार लॉर्ड मतलब नक्षत्र लॉर्ड लेना है, और कस्पल सब लॉर्ड लेना, वो सब लॉर्ड लेना है। तो हमने गुरु लिखा है, देखो गुरु का इस चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशन में नक्षत्र स्टार लॉर्ड शुक्र है और उपनक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा है, ये तीनों को नोट कर लिया। अब गुरु का हम सिग्निफिकेशन देखेंगे, ये प्लेनेटरी सिग्निफिकेशन में वो सिग्निफाई कर रहा है 5वां 7वां 9वां 10वां 12वां भाव। तो ये लिखा मैंने 5वां 7वां 9वां 10वां 12वां। 10वें को रेड कर दिया है, रेड इसलिए कर दिया है ये नेगेटिव है, और 5वां 7वां यहाँ पे ब्लू या ग्रीन किया हुआ है, तो वो पॉजिटिव हाउसेज हैं। अब दूसरा जो है आपका स्टार लॉर्ड शुक्र को देखा मैंने, तो शुक्र यहाँ पर आप देखिए 5 9 12 को सिग्निफाई कर रहा है। तो 5 तो मैरिज के लिए सही है, तो 5 9 12 लिख दिया। तीसरा आपका जो सब लॉर्ड है चंद्रमा को देखा, वो 2 3 4 5 6 11 को सिग्निफाई कर रहा है।
तो 2, 3, 4, 5, 6, 11 लिखा, इसमें 6 नेगेटिव है मगर 2, 3, 5, 11 पॉजिटिव हैं। इसका मतलब ये चंद्रमा के हमने लिख लिए। अब इन तीनों को देखते हैं तो मैरिज से रिलेटेड सभी हाउसेस आ रहे हैं। देखिए, दूसरा भाव आ रहा है, पांचवा आ रहा है, सातवां आ रहा है, 11वां आ रहा है, पांचवां भी आ रहा है, तो वो प्रेम विवाह को सिग्निफाई भी कर रहा है। और जो नेगेटिव हाउसेज में 6 और 10 आ रहे हैं मगर 1 नहीं आ रहा है। तो आप खुद देख सकते हैं कि गुरु प्रेम विवाह को दर्शा रहा है। अब तक दो बातें क्लियर हो जाती हैं कि जातक का विवाह होगा और गुरु की महादशा में ही होगा, क्योंकि गुरु इनको सिग्निफाई कर रहा है। अब मगर क्वेश्चन फिर अराइज होता है, हम टाइमिंग ऑफ इवेंट करना चाहते थे। गुरु की महादशा तो 2004 में शुरू हुई है और 2020 तक चलेगी, तो इन 16 साल में हमारे पास नेगेटिव आया, तो हम ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि भैया आपका गुरु की महादशा में मैरिज हो जाएगी 16 साल के पीरियड में। तो ऐसा बताने का तो कोई फायदा ही नहीं है। वो तो उसे भी पता ही होगा कि भाई इतने टाइम में कभी न कभी तो मैरिज होगी। एक एस्ट्रोलॉजर का काम तो उसको बिल्कुल एक्यूरेट टाइम बताना है। एक्यूरेट का मतलब वो 5-6 महीने के अंदर अंदर बता देता है, तभी भी वो जो आपके पास जातक आया है वो खुश हो जाएगा इस बात से। और उसको इतनी ही जानकारी चाहिए, उसको कोई डेट की जरूरत नहीं है कि किस दिन मेरी मैरिज होगी। तब हम आगे देखते हैं कि ये हमने डिसाइड कर लिया कि अब गुरु की महादशा में शादी होगी। अब गुरु की महादशा में सभी 9 अंतरदशाएं आती हैं। अब हम एक एक करके सभी अंतरदशाओं को इसी तरीके से चेक करेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैं सारी अंतरदशाएं यहाँ पर लगा कर नहीं बताऊंगा। तो गुरु में आपको सीक्वेंस पता होनी चाहिए कि गुरु की महादशा में सबसे पहले गुरु की अंतरदशा आएगी, फिर इसके बाद नेक्स्ट अंतरदशा आएगी आपकी गुरु के बाद हमें मालूम है शनि की, फिर बुध की अंतरदशा आएगी, फिर केतु की, फिर शुक्र की, फिर सूर्य की, फिर चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की आएगी। हम एक एक अंतरदशा को चेक करना शुरू करेंगे और हम देखेंगे कौन सी अंतरदशा मैरिज करवा सकती है। तो आपने एक एक अंतरदशा चेक करनी है, मगर मैं यहाँ पर जो फेवरेबल थी मैंने चेक करके वीडियो बनाने के लिए मैं केवल उसी दशा को आपको समझाऊंगा जिसमें मैरिज हो सकती है। आपको हर अंतरदशा को चेक करना पड़ेगा जब तक फेवरेबल अंतरदशा ना जाए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुरु में गुरु की अंतरदशा में मुझे मैरिज होती नजर नहीं आई, क्योंकि एज भी उतनी नहीं होगी इसकी, क्योंकि 20 साल की उम्र में ही शुरू होगी, तो 22-23 साल तक एज भी नहीं हो रही है। और गुरु मैंने एक रूल बताया था कि कुंडली के अंदर वो ग्रह बहुत ही ज्यादा बली हो तो दशा लॉर्ड की अंतरदशा में मैरिज हो सकती है। यहाँ पर मैं गुरु को देखता हूँ तो 9 साइन में वैसे तो स्ट्रोंग है गुरु, उसमें कोई दिक्कत नहीं है इस कुंडली के अंदर यहाँ पे। मगर शनि आप देखिए उसको देख रहे हैं, शनि देख रहे हैं, तो शनि देखने से थोड़ी इसकी स्थिति कमजोर हो गई। फर्दर इसकी नेटिव की मैरिज भी नहीं हुई थी, इसलिए मैं गुरु की अंतरदशा को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। गुरु के बाद शनि की अंतरदशा होगी शुरू। अब शनि की अंतरदशा मैरिज करा सकती है क्या, मैं देखना चाहता हूँ। अब देखिए आपको फिर से सीखने को मिलेगा। यहाँ पर शनि देख लीजिए आप प्लेनेटरी पोजीशंस में, इसका आप स्टार लॉर्ड लीजिए वो गुरु है, और सब लॉर्ड लीजिए वो शनि है। ये तीनों मैंने लिख लिए, शनि, गुरु और शनि। शनि की अंतरदशा है, स्टार लॉर्ड गुरु है और सब लॉर्ड शनि है। अब प्लेनेटरी सिग्निफिकेशंस में मैं देखूंगा शनि कौन कौन से भावों को सिग्निफाई कर रहा है। तो यहाँ पर है 5, 7, 8, 9, 10। तो मैंने 5-7 पॉजिटिव हाउसेस थे, 10 नेगेटिव था। तो जो पॉजिटिव हाउसेस थे 5-7 उन्हें ग्रीन कर दिया और 10 को रेड कर दिया। अब मैं फिर देखूंगा जो स्टार लॉर्ड है शनि का गुरु, तो गुरु देखिए सिग्निफाई कर रहा है 5, 7, 9, 10, 12। तो 5-7 को मैंने ग्रीन कर दिया और 10 को रेड कर दिया। बाकी हाउसेस का मैरिज से कोई लिंक नहीं है। फर्दर जो सब लॉर्ड है वो शनि, वो वापस से यही लिख लेंगे हम 5, 7, 8, 9, 10। तो अब आप देख रहे हो इन तीनों में शनि 5 और 7वें भाव को सिग्निफाई कर रहा है। तो 5 और 7वें भाव का मतलब हो गया कि शनि लव मैरिज को सिग्निफाई करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अब देखिए प्रेम विवाह का योग संबंध बन रहा है। इसमें कब बन रहा है, जो शनि की अंतरदशा है एक्चुअली वो इस नेटिव की शुरू होगी 22 जनवरी 2007 से लेकर 3 अगस्त 2009। तो इसका मतलब इस ड्यूरेशन में इस नेटिव की मैरिज हो जाएगी। तब इसकी उम्र होगी 23 से 25 के बीच में, तो उस टाइम पर मैरिज हो भी सकती है। इसके बहुत प्रबल आसार हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आसार हैं। अब फिर वही देखिए एक इशू अराइज हो गया, मैंने अंतरदशा तो पिक कर ली मगर ये फिर 2.5 साल है करीब करीब, जनवरी 2007 से लेकर अगस्त 2009 तक। तो आप नेटिव को बताओगे कि भाई जनवरी 2007 से अगस्त 2009 तक होगी, तभी भी वो संतुष्ट नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होगा, वो कहेगा इतना बड़ा पीरियड बता दिया आपने। तो अब हमें प्रत्यंतर दशा को देखना है।
तो हम प्रत्यांतर दशा में भी अब शनि की महादशा अंतरदशा में सभी 9 ग्रहों की प्रत्यांतर दशाएं आएंगी। तो सबसे पहले खुद की शनि की आएगी, शनि के बाद फिर बुध की आएगी, फिर बुध के बाद हम देखेंगे केतु की आएगी, एंड ऐसे आती रहेगी। तो प्रत्यंतर दशाओं में जब मैंने चेक किया, तो मैं यहाँ पर आपको सभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे मोस्ट सुटेबल लगी वो शुक्र की प्रत्यंतर दशा लगी। तो शुक्र की प्रत्यंतर दशा में मैं इसको टाइम करूंगा। आपने क्या करना है, शनि में शनि की देखनी है, फिर बुध की देखनी है, फिर केतु की देखनी है, फिर कहीं जाके शुक्र आएगा, चौथी प्रत्यंतर दशा होगी। तो शुक्र में अब चेक करना है मैरिज हो सकती है या नहीं। मैंने चारों लगा के देखी है, मगर आपको वीडियो में इतना मैं टाइम ले नहीं सकता, नहीं घंटों लग जाएंगे। मैं आपको शुक्र पे पहुंचा तो शुक्र की मैरिज करा सकती है, वो मैंने कैसे देखा। तो वो फिर आप आ जाइए प्लेनेटरी पोजीशन में, वही रिपीट हो रहा है आपका। शुक्र का मैंने नक्षत्र स्वामी लिया और उप नक्षत्र स्वामी, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड लिया, तो वो राहु और शनि थे, ये लिख लिए। मैंने शुक्र के कारकत्व नोट किए यहाँ से, 5वां 9वां 12वां भाव आ रहा है, वो लिख लिया। राहु के कारकत्व नोट किए यहाँ से, देखिए वो आ रहा है दूसरा, तीसरा, चौथा, 12वां भाव। और शनि के कारकत्व नोट किए यहाँ से, वो आ रहा है 5 7 8 9 10, 5 7 8 9 10। इनमें ये ग्रीन कर दिए जो पॉजिटिव हैं, और जो नेगेटिव हैं वो कर दिया है। तो आप ध्यान से देखिए, 5वां, दूसरा और 7वां भाव यहाँ पर आ रहे हैं। इसलिए शुक्र की प्रत्यांतर दशा मैरिज का संयोग, प्रेम विवाह का संयोग बना रही है। क्योंकि शुक्र की अब जो प्रत्यांतर दशा है, ये अंतरदशा नहीं है, ध्यान रखना, इट इज प्रत्यांतर दशा 19/12/2007 से लेकर 20/5/2008 तक होगी। 6 महीने के करीब का टाइम है, देखिए अराउंड 6 मंथ है। 19 अगस्त 2007 से लेकर 20/5/2008 तक है। तो मैंने इस नेटिव को बता दिया कि आपकी जो मैरिज है वो 23 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद 19/12/2007 से 20/5/2008 तक, अगले 6 महीने तक मैरिज हो जाएगी। और हमने देखिए बिल्कुल इसको केपी एस्ट्रोलॉजी के बेस पर दशा अंतरदशाओं का सबका यूज करके हम इस इवेंट को टाइम कर पाए हैं। इसी तरीके से आप किसी भी और इवेंट को भी टाइम कर सकते हैं। आपको प्रोफेशन देखना है तो प्रोफेशन के रिलेटेड हाउसेस को हम इस तरीके से देखेंगे। तो कमिंग वीडियोस में मैं आपको बिल्कुल टाइम करना बताऊंगा, ट्रांजिट वगैरह का कॉम्बिनेशन और लगाकर हम बिल्कुल उस दिन तक भी पहुंच सकते हैं, उस महीने तक भी पहुंच सकते हैं। आज की क्लास का जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव था वो दशाओं का उपयोग बताना था। कमिंग क्लासेस में मैं ट्रांजिट के बेसिस पर भी इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा है, यदि आपको पसंद आया है तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। हम पूरी केपी एस्ट्रोलॉजी यहाँ पर सीख कर ही मानेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।